हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। मैं हूँ अर्पित नैमा फ्रॉम अ फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपन अब कुछ रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ और सेल्स के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी करे पिछले नोट्स को कंटिन्यू रखना और ये वाले वीडियो के जो नोट्स हैं वो बनाते रखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने छोड़ा था रिलेशंस के ऊपर, जहां पे अपन को रिलेशन देखा था जी नॉट के लिए और अपना ई नॉट सेल के लिए। अब आप सभी को पता है कि जी नॉट क्या है और ई नॉट सेल क्या है, सब आपको पता है, ठीक है। फिर भी एक बार अपन लिख ही लेते हैं। ये है आपका क्या, गिव्स फ्री एनर्जी। ये है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और आप अब ये मत पूछना क्यों क्या है, क्यों अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है। आर तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, गैस लॉ होता है, गैसियस कांस्टेंट होता है, गैस लॉ नहीं होता है ना, गैसियस कांस्टेंट होगा ये। चलिए टी के बारे में जानना है क्या। टी हमारा होता है टेम्परेचर, ये तो सबको पता है। तो मेरे ख्याल से ये वाली इक्वेशन सबको याद होगी, थर्मोडायनेमिक्स से याद होगी। आरटी आपको स्टेट ऑफ मैटर से मैंने जो करा दिया था, भले ही इस बार जो है एनसीईआरटी ने बोल दिया कि हटा दो इसको, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ना तो पड़ेगा ना, इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, एलन बताने की जरूरत नहीं। तो ये एक इक्वेशन होती है। अब रिलेशन कैसे निकालोगे, याद रखना। ई नॉट सेल अपन बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम पर, तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, जी जीरो हो जाता है, डेल्टा जी जो है वो जीरो हो जाएगा और जो क्यू है वो इक्वल हो जाता है के इक्विलिब्रियम के। रिएक्शन क्वेश्चन क्या इक्वल हो जाता है, के। क्लियर है। तो चलो अपने देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एल एन के। बेस 10 भी लिखते हैं लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेस 10 अपन 2.303 लगाओगे तब जाके होगा, ठीक है। आर टी तो अपने साथ है ही है, तो चलो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद रखना। अब यहां से अपनी एक और आने वाली है। चलो किस किस को याद है नर्स इक्वेशन क्या थी हमारा, वो था ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन, ई नॉट सेल माइनस, या तो आप क्या कर लो 0.06 लॉग के लिख लो, ठीक है, या फिर अपन उसको ऐसे टर्म में लिखते हैं क्योंकि रिलेशन निकालना है। तो ये हो जाता है अपना, कितना होगा 2.303 आर टी डिवाइड बाय एन एफ लॉग के, यही होता था ना, ठीक है। लेकिन अगर मुझको इसके एल के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर, तो ये तो हट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एल एन के, ठीक है, आर टी साथ में ही है, डिवाइड बाय आपका एफ, ठीक है, और एन यहां पर, और यहां पर देखो माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सेल। अब एक चीज याद रखना, अगर इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं ये वाली, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिख देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम पर अपन क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल इक्वल हो गए, ठीक है। और अगर पोटेंशियल इक्वल हो गए तो याद रखना क्या जीरो हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ई सेल जो है अपना वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। क्या हो गया अपना जीरो, तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया ना, और जब डिफरेंस जीरो हो गया तो ई जीरो हो गया। तो यहां पर देखो आपके पास क्या बनेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये इधर चला गया या फिर इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा आपके पास आर टी एन एफ एल एन के, ठीक है। तो आर टी एल एन की वैल्यू निकालो जरा, तो क्या हो जाएगा, देखो एन एफ इंटू ई नॉट सेल
इज इक्वल टू RT ln K। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जरा ध्यान से देखेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं, तो यहां पर अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डेल्टा G बिल्कुल नॉट इज इक्वल टू माइनस लगा हुआ है, माइनस RT ln K की जगह मैं ये लिख सकता हूं NF इंटू E नॉट सेल। तो आपको क्या याद रखनी है, दो इक्वेशन, कौन कौन सी, जी की दो इक्वेशन याद रखनी है। एक तो आपकी RT इज इक्वल टू G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K और G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। तो ये होती है किस किस के बीच में रिलेशन, G नॉट और E नॉट के बीच में, G नॉट E नॉट के बीच में। सब आपको पता है मेरे ख्याल से, फिर भी अपन एक बार समझेंगे। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, number of electrons involved in the reaction। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन, ट्रांसफर इन रिएक्शन, RX मतलब रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, F क्या होता है, F की वैल्यू होती है अपनी 96500, न्यूमेरिकल में अपन इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी गिवन होती है क्वेश्चन में ही, तो आप वो पुट करोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। F होता क्या है, चार्ज भाई, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो कितना, F1 F ऐसे निकालते हैं। क्लियर हो गया ना, यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब अगर आपसे एक चीज और पूछ ले कि अब आप K निकाल के दिखाओ, तो आप K निकाल सकते हो, यहां से E नॉट सेल दे दिया और K निकाल के दिखाओ। अगर आपसे बोला कि वर्क डन निकालो, मैक्सिमम वर्क डन, तो कैसे निकालते थे, एक चीज हमेशा याद रखना, रिलेशंस कभी नहीं भूलना। अगर रिलेशंस भूल गए तो हो सकता है क्वेश्चन में फंस जाओ। ठीक है, हमेशा याद रखना मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, W इज इक्वल टू हमेशा होता है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, मतलब नेगेटिव G नॉट, ऐसे याद रखना। ठीक है, अगर एक वैल्यू आ गई आपके पास G की, तो बस साइन चेंज कर दो, मैक्सिमम वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा मैक्सिमम वर्क डन इज ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। क्लियर है ना, मस्त। तो ऐसे करना है, समझ में आ गया। अब अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया G की वैल्यू निकालो एक सेल के लिए, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एक छोटा सा यहां पर अपन एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। आ जाओ, तो इससे समझते हैं। ठीक, मैंने लिया एक M है, ठीक है, मेटल है, वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है M+2 के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। M था, कोई भी मेटल था, वो कन्वर्ट हो गया M+2 के अंदर, मतलब उसने क्या करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को उसने लूज करा होगा, तो +2 लिख देता हूं ऐसा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो मैं ऐसे लिख देता हूं -2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब आपसे पूछा कि G की वैल्यू निकालो, ठीक है, और उसने वो देखी भी रखा है कि जो E सेल है वो अपना 1.1 है, डैनियल सेल वही मान लेते हैं 1.1 है। तो अब कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, ये पुट करना है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -8.314 इंटू 298 केल्विन इंटू, और आपका क्या हो जाएगा ln, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, वैसे ये कर लोगे तो ज्यादा इजी पड़ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन सा रिलेशन लगाओगे, ये मत लगाना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, दोनों के कंसंट्रेशन चाहिए होंगे, M+2 डिवाइड बाय M करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, बिल्कुल ये वाला नहीं लगाएंगे, लेकिन अपन कौन सा करने वाले हैं फिर, ये वाला -NF। क्या करेंगे अपन, ये -N निकालना पड़ेगा। अब N कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो मतलब यहां पर हमें दिख रहा है M0 से जा रहा है
2 प्लस के अंदर, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2 हैं, बिल्कुल। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। f की वैल्यू हम सबको पता है 96500। और अब बचा क्या? ई नॉट सेल 1.1 है, तो पुट कर देते हैं -2 × 96500 × 1.1। अब इसको सॉल्व कर लो तो डेल्टा जी आ जाएगा। मैक्सिमम वर्क डन पूछ ले तो साइन चेंज कर देना, इजी है। अब अगर उसने पूछ लिया कि ln k निकालो, तो क्या करोगे? तब ये वाला रिलेशन लगाओगे, तब ये निकालोगे। क्यों? g की वैल्यू यहां से मिल जाएगी अपन को, ठीक है। r पता है, t भी पता है, ln और फिर k ही तो बचा है, ln में क्या ही निकालो, k बचा है, तो k यहाँ की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हो गया? नहीं तो अब याद रखना, ज्यादातर जो डैनियल सेल में होते हैं, कौन से, Zn जो है वो Zn2+ में जा रहा है, या कॉपर 2+ जो है वो कॉपर में बदल रहा है, कॉपर 2+ अगर कॉपर में बदल रहा है, तो उनकी जो वैल्यू आती है k की, लगभग k = 10⁻37 के करीबन आता है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। मैं आपको सारी वैल्यूज बता देता हूं। ई नॉट सेल, इसमें डैनियल सेल में कितना होता है? 1.1 होता है। आर की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लगभग इतने करीबन आएगा, एक बार आप भी चेक कर लेना। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट, ये आपको आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल्स में मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इतना लिखो, फिर अपन चलते हैं सेल पर। चलिए, तो एक अब ये क्वेश्चन जो है मुझे एक बार आज डाउट सेशन में भी पूछा गया था। पूछ रहे थे कि कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि कंसंट्रेशन सेल होता क्या है। देखो, तो कंसंट्रेशन सेल आर अ गैनवेलिक सेल मेड ऑफ 2 हाफ सेल बट ईच ऑफ सेम इलेक्ट्रोड विथ डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन में बोला है, सॉल्यूशन नहीं बोला है, ठीक है। वरना आप बोलोगे सर सेम ही तो हो गया, यहां पर अपन ZnSO4 रखते थे और यहां पर CuSO4 रखते थे, तो दोनों अलग ही तो हैं। अरे नहीं, कंसंट्रेशन बोला है, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो समझो, आ जाओ। देखो क्या बोलना चाह रहा है, वापस से एक बार पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? यहां पर एक सेल, मतलब पूरा कंसंट्रेशन सेल, 2 हाफ सेल उसके अंदर होते हैं। हाफ सेल मतलब कि जहां पर एक प्रोसेस हो रही हो, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। एक हाफ सेल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोड भरा हुआ है, मैं मान के चल रहा हूं इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। उसको कनेक्ट कर दिया जाता है दूसरे हाफ सेल के साथ जिसका कंसंट्रेशन 1.5 मोलर भी हो सकता है या फिर 0.1 मोलर भी हो सकता है। अब मैं बोल सकता हूं क्योंकि यहां 1 है, यहां 1.5 है, तो इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, मतलब अलग अलग है, अलग अलग है। और उनने इसको कनेक्ट कर दिया जैसे अपन बाकी के सेल्स को करते हैं, बीच में लगा दिया है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो इनर सर्किट यहां पर पूरा हो गया और कुछ कंडक्टिंग वायर से यहां पर बैटरीज के साथ जोड़ दिया है, तो ये आउटर सर्किट, मतलब ये पूरा का पूरा सेल कंप्लीट हो गया। अब पूछते क्या है सर? पूछते हैं सॉल्व करो, इक्वेशन निकालो, जैसे अपन नर्स इक्वेशन की निकालते हैं। तो बहुत इजी है, एक अपन इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा वाला? Zn का ही ले लेते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। क्या बोला है? कंसंट्रेशन सेल आर गैल्वेनिक सेल मेड अप ऑफ 2 बट ईच सेम इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी Zn होगा, ये भी Zn होगा, सेम इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन डिफरेंट, बिल्कुल। तो ये हो गया इसका C1 ले लेता हूं, इसको मैं C2 ले लेता हूं कंसंट्रेशन को, ठीक। अब एक एनोड होगा तो एक कैथोड होगा, वरना अगर दोनों एनोड हो गए तो काम नहीं करेगा, दोनों कैथोड हो गए तो काम नहीं करेगा, ठीक है। एक एनोड है, एक कैथोड है, ये तो अपन बना ही सकते हैं, ठीक है। तो एट एनोड क्या होगा भाई? एनोड पर होती है हमारी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीजन का गेन होना, ठीक है। तो Zn जो है किस में बदल जाएगा? Zn2+ के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे निकल गए, ठीक। चलो एट कैथोड की बात कर लेते हैं। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा सर? रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो Zn2+ बदला हुआ है, Zn2+ बदल के
यहां पर बदल जाएगा फिर से Zn सॉलिड के अंदर। ऐसे प्रॉपर अगर रिएक्शन लिखना चाहूंगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले कंसंट्रेशन भी लिख लो भाई। एनोड है, ये वाला एनोड है, तो यहां पर क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन अपन ने C1 लेके रखे हुए हैं अपन, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन एथ कैथोड पे वो कितना है हमारा, ये है C2, ये है हमारा C2। क्लियर है ना। तो देखो अगर मैं नेट रिएक्शन लिखना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये Zn से ये Zn कैंसिल, ये 2e 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो सिर्फ मुझे मिलेगा Zn। क्या मिलेगा मुझे, Zn2+। तो मैं लिख रहा हूं सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, ठीक है। मैं इसको नॉर्मली ऐसे कट कर रहा हूं तो आपको समझ में जाएगा। देखो ये Zn लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड कैंसिल, ठीक है। देखो ये राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन्स ये कैंसिल, ये आपके को साइड है लेफ्ट हैंड साइड तो ये कैंसिल, ठीक है। तो प्लस मैंने आपको करके दिखा दिया। तो क्या बचा, Zn2+ से बन गया Zn2+। सर Zn2+ क्यों नहीं कैंसिल करे, अरे कंसंट्रेशन अलग अलग है, सेम होता तो कैंसिल कर देते और फिर सेल का कोई काम ही नहीं होता अगर सेम होते तो, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये है हमारा C1, ये है हमारा C2, ठीक है, C1 और C2। क्लियर हो गया यहां पे, इतना क्लियर है ना, ठीक। चलो तो अब अपना क्या बनेगा फाइनल, ध्यान से देखना, अपन ने प्लस क्या करा है, ये प्लस करा है ना, ठीक है। तो ये C2 होना था और ये C1 होना था, है ना, भूल मत जाना ऐसे। चलो अब अपन समझते हैं, नर्स इक्वेशन लगाओ जरा। नर्स इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, मैं सीधे लिख रहा हूं लॉग वाली टर्म, ठीक है। तो वो कितनी होती है, 0.06 डिवाइड बाय n होता है, ठीक है। वैसे तो 0.059 होती है, लेकिन अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 6 लिख लेते हैं, ठीक है। और log बेस 10Q, ठीक है, K लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम की बात करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना पिछली बार ई सेल 0 हो गया था, इस बार ई नॉट सेल 0 हो जाएगा। इसका कोई मुझे लॉजिक देगा कि क्यों हो रहा है, बताओ। एक बात बताओ, ई नॉट सेल की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, वहीं पे समझ में आ जाएगा पूरा। ई नॉट सेल की डेफिनेशन थी क्योंकि वो स्टैंडर्ड था, ठीक, और स्टैंडर्ड था तो कंसंट्रेशन भी अपन मेंटेन करके रखते थे दोनों सॉल्यूशन का, क्या, 1 मोलर। अब यहां पर तो कंसंट्रेशन ही डिफरेंट है, और अगर कंसंट्रेशन ही डिफरेंट है तो भैया स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं हो रहा है, इसीलिए ई नॉट सेल जो है ना वो अब यहां 0 हो जाता है, ठीक है। क्लियर। तो देखो ये क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.06, एन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, सर सिर्फ 2 हैं, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, लॉग, देखो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो C1 अपॉन C2। कोई दिक्कत, सही है। तो सॉल्व करो, तो ई सेल इज इक्वल टू 0.03 बचा, माइनस है तो लॉग को मैंने उल्टा कर दिया, तो लॉग C2 अपॉन C1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन होती है किसकी, कंसंट्रेशन सेल की, अगर आपको अलग अलग कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट हो तो, ठीक। क्लियर है। सर क्या हम यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। यहां पर ये कंसंट्रेशन का टर्म है, अगर हाइड्रोजन आ गया मतलब गैसेस की अगर अपन बात कर लगे, H2 की बात कर रहे हैं, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तब अपन को प्रेशर के टर्म में लिखना पड़ता है, यहां पर कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे थे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ऐसे इक्वेशंस आपको पुट करना पड़ेगा, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से आपको बन गया होगा। ये पता है ना, नेगेटिव का अगर मैंने अपोजिट कर दिया लॉग तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो अब अगर मैंने क्या करा, जैसा कि अभी बताया कि मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया, हाइड्रोजन को यहां से प्रेशर दे रहा हूं मैं P1, ठीक है। यहां से जो प्रेशर जा रहा है वो मान लेते हैं P1, यहां पर क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी, और यहां पर क्या हो रहा है, ये है आपका P2, ये जो आपका ये क्या है P2, ठीक है, मैं यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। कहीं से भी हाइड्रोजन गैस निकाल लो वो समझ में जाएगा। और ये क्या है आपका प्लेटिनियम कंडक्टिंग वायर, ये आपका कंडक्टिंग वायर है,
ठीक है, और ये क्या है आपकी प्लेटिनियम की वो आपकी कॉइल है, इस पे ही तो एडजॉर्ब होगा, H2 बनेगा, ये सब चीज है। ठीक है, अब फिर वही कहानी, एनोड पे क्या हो रहा है, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, H2 गैस जो है वो किस में बदलेगी, 2H+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। ठीक है, इसका प्रेशर मैं मान के चल रहा हूं P1 है। ठीक, सेम चीज एट कैथोड की बात कर लो, एट कैथोड, अब इसका उल्टा करना है, कुछ नहीं करना, तो 2H+ जो है वो वही इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और वापस बना देंगे H2। ठीक है, ये आपकी गैस है, इसका प्रेशर मैंने ले लिया P2। दोनों को ऐड कर दो जरा, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये H+, ये H+ गया, ये इलेक्ट्रॉन गए, बच क्या गया, देखो H2। तो मैं लिख रहा हूं सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, जरा कलर चेंज करेंगे। ठीक है, सेल रिएक्शन के बाद जो H2 से बन गया आपका H2 से H2, कंसंट्रेशन प्रेशर सेम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया P1 और ये हो गया P2। सेम चीज लगाओगे फिर से नर्स इक्वेशन, क्या कहती है नर्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू रिलेशन विथ स्टैंडर्ड ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय n। इस बार मैं 059 लिख देता हूं, इस बार मैं 059 लिख देता हूं, वरना कई लोग कहेंगे सर 059 लिखी है एनसीईआरटी में, तो हम लिखेंगे भाई। ठीक है, वो लिख लो। ठीक है, लॉग कंसंट्रेशन सेकेंड अपॉन 1, तो P2 अपॉन P1, तो ये हो जाएगा आपका P2 अपॉन P1। ठीक है, सॉल्व करो फिर से, ई नॉट सेल 0, तो ई नॉट सेल हो गया 0। क्यों हो गया मैं आपको बता चुका हूं, कंसंट्रेशन अलग कर दिया ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2, फिर से। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना, और लॉग P2 अपॉन P1। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाऊंगा अगर मैं, तो मुझे मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग, ये कितना हो जाएगा आपका P1 अपॉन P2। बस एक चीज याद रखना बहुत अच्छे से, हाइड्रोजन में P1 अपॉन P2 हो रहा है, और पीछे अपन ने जब कंसंट्रेशन देखा था तो वो C2 अपॉन C1 हो रहा था। बस इतना ही अलग है, बाकी सब सेम ही है। क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अगर सर उनने मुझसे बोल दिया कि यहां पर मैं कंसंट्रेशन अलग नहीं कर रहा हूं, पोटेंशियल अलग कर दूं, कर सकते हो। एक में कंसंट्रेशन ले लिया, एक में प्रेशर ले लिया, फिर क्या करोगे, तब भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर प्रेशर अलग कर दिया तब भी ये रिलेशन लग जाएगा, कंसंट्रेशन अलग कर दिया तब भी ये रिलेशन लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये थी कहानी किसकी, कंसंट्रेशन सेल की। वापस से एक बार दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत इजी है। इसमें कई बार मुझे आस्क डाउट सेक्शन में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्होंने बोला था कंसंट्रेशन सेल बताओ, तो फिर से एक बहुत आसान शब्दों में सुनो। इलेक्ट्रोड सेम है, 2 डंडे जिससे वायर निकल रहे हैं वो सेम है, जिसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हो वो अलग है। ठीक, वो अलग है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा दिया, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन सेल होता है। नाम ही कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन अलग होता है, बस, और कुछ खास इसमें नहीं पूछता है। क्लियर है ना। चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलो, कुछ कंसंट्रेशन सेल से कुछ बातें जो पूछा जाता है मेजरली ज्यादातर क्वेश्चन में कैसे आता है। एक तो आप सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, H2 वाला। ठीक है, तो कभी कभी ना ऐसे इसमें फंस जाते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, क्या हो रहा था वहां पे, जो H2 है, पहले एनोड पे तो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अपनी जो मेन रिएक्शन थी वो क्या थी, H2 से H2 तक, यही थी। ठीक है ना। तो ध्यान से देख लेते हैं एक बार वापस से। ये देखो, ये थी आपकी H2 से आप H2 बना रहे थे, P1 P2 था। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो ये P1 है और ये P2 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको भी कि PT, जहां पर H2 है PT पहले लिखोगे, PT H2 गैस, ठीक है, और HCl, और यहां पर H2 गैस PT। ठीक है, ऐसे लिख रहे हो तो भी सही है, कोई गलत नहीं है उसमें, तो भी सही है। बीच में आप क्या करते हो, यहां पर अगर मैंने
लगा दिया है एक सॉल्ट ब्रिज, तो अपन सॉल्ट ब्रिज वाला लिखते हैं। जैसे कि अगर मैंने क्या करा था, अभी Zn से देखा था ना अपन ने, Zn जो है Zn2+ बनाएगा, साथ ही साथ सॉल्ट ब्रिज बीच में होगा, और Zn2+ जो है वो Zn बनाएगा सॉलिड। ये क्या यहां पर हो रहा है, एक है एनोड एक है कैथोड, ठीक है। तो इसको अपन रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, क्योंकि HCl आप लिख सकते हो क्योंकि H+ की बात हो रही है ना, इसलिए लिख सकते हैं। कैसे कि ध्यान से देखो, P2 जो है H2 गैस H+ बना रहा है यहां पे, ठीक है, और फिर डबल लगाते आप H+ और फिर H2 लगाते। इससे अच्छा मैंने इनको साथ ही में लिख दिया HCl करके, तो ये वाला भी सही होगा, इसमें मत फंस जाना। अब क्वेश्चन क्या आएगा सर, क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ यहां पर कंडीशन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, कि ये वाली रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस कब होगा। दिमाग लगाना थोड़ा, पीछे से आ जाओ। स्पॉन्टेनियस वैसे तो अपन ने जो पहले पढ़ते आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस के लिए सबसे बेसिक जो चीज थी, ये जो आपका डेल्टा जी है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बिल्कुल गलत बात है, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव है तभी आपकी रिएक्शन कौन सी है, स्पॉन्टेनियस है, और अगर पॉजिटिव है तो NSP है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात को जरा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा पीछे से रिलेट करो। डेल्टा जी की बात कहां से आई, कहां से आई, अपन कैसे रिलेशन करोगे, सेल और डेल्टा जी तो सर बहुत दूर दूर की बात है, ठीक है, तो रिलेट कैसे करोगे। अरे रिलेशन अभी तो कराया था, कौन सा, डेल्टा जी नॉट वाला कराया था कि नहीं कराया था, इज इक्वल टू -NFE नॉट सेल था, यही था, ठीक है। तो अब ये मुझे बताओ अच्छे से, अगर मेरा E नॉट सेल, इसमें तो अपना 0 होता है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे E सेल लिख रहा हूं। अगर मेरा E सेल ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू लेके आ गया, ये जो है आपका E सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके डेल्टा जी को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और अगर पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और अगर मेरी ई सेल की वैल्यू जो है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर अब पॉजिटिव आ गई, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या होगा, मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, नेगेटिव आता है ना। और बिल्कुल, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात को समझ गए, ठीक है। आपसे पूछता है कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, डेल्टा आपको जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेके आना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ठीक है। और वो कब आएगी, जब तक आपका ई सेल जो है वो पॉजिटिव ना आ जाए। अब ई सेल कैसे पॉजिटिव आएगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। ई सेल कैसे पॉजिटिव आएगा, इसके केस में ई सेल को अगर मुझे पॉजिटिव लाना है तो ध्यान से सुनना अच्छे से, हमें इसकी वैल्यू ज्यादा चाहिए होगी P2 की, P2 की वैल्यू, P1 की वैल्यू जो है मुझे ज्यादा चाहिए होगी, तो P1 हमेशा P2 से ज्यादा होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। और अगर मैं पीछे चलता हूं तो यहां पर क्या होना चाहिए, जो C2 है वो ग्रेटर देन C1 होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। क्लियर, समझ में आ गया, वरना ये नेगेटिव है, नेगेटिव कर देगा, मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, C2 बड़ा होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ये आपको कंडीशंस को फॉलो करना है, ठीक। फिर से सुन लो, स्पॉन्टेनियस के लिए ई सेल जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, स्पॉन्टेनिटी वाला, NSP वाला और आपका SP वाला, ठीक है, नाला सुपारा वाला और SP से जो भी जोड़ना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। तो ये कुछ थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको यहां पर बताए, ठीक है, इनको लिखो। फिर अपन चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर। चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक।
इलेक्ट्रोलाइटिक। तो चलो जरा तोड़ते हैं इसको, क्या है भाई ये ये कहाँ है, अच्छा व्हाइट कलर अपना चूज है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और लाइटिक का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन, लाइटिक, ठीक है, जैसे कि लाइसिस पढ़ते थे वही सब चीज है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकिंग, जैसे आपको लिखना। बिल्कुल बिजली की मदद से तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक करना, ये इसका ये होता है। अब क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो समझो। अगर मैंने सॉल्यूशन के अंदर डाल के रखा है एक इलेक्ट्रोलाइट जिसका नाम होता है NaCl, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर बोला है, ठीक है, अभी एक्वस नहीं बोला है, ध्यान से सुनते रहना बस बातों को। सॉल्यूशन मतलब कि मेरे पास अभी NaCl का क्या है, मोल्टन स्टेट है, मतलब सिर्फ NaCl है, मैंने पिघला दिया उसको, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर जाएगा तो अपने फॉर्म में टूटेगा, किसके, आयन के फॉर्म में, Na+ बनाएगा प्लस Cl- बनाएगा, ओके सर पता है। अब एक साइड है अपना एनोड, एक साइड है अपना एनोड और एक साइड है अपना कैथोड, ठीक है। जरा मुझे डैनियल सेल याद करके बताओ किस साइड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था और किस साइड आपका करंट का फ्लो होता था, ठीक है, जल्दी से मुझे यहां पे बताओ। अब देखो Na+ और Cl- है, एक साइड एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन, और यहां पर नेगेटिव चार्ज मतलब कि कैथोड पर रिडक्शन, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं एट एनोड, ब्रैकेट में सब मेरे साथ लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ओके। चलिए कौन आएगा एनोड पर, सर जो नेगेटिव है वो एनोड पर आएगा, बिल्कुल सही, लेके आते हैं एनोड वाले को। तो यहां पर नेगेटिव पे कौन है, Cl है, ओके। तो यहां पर जो Cl- है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये बन जाएगा आपका Cl2+ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। सर Cl अकेला था, दो कैसे बन गए, भैया हाफ लगा दो, बैलेंसिंग की बात है, ठीक है। तो एट एनोड पर क्लोरीन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, वो निकलेगी, रिलीज होगी क्लोरीन गैस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या रहता है कि कहां से क्या निकल रहा होगा, ऐसे, ठीक है। चलिए अब एट कैथोड की बात करते हैं, एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा, दो ही तो चीज है, एक Na है एक Cl है, तो अब बचा Na, तो Na क्या करेगा, Na+ जो है उससे इलेक्ट्रॉन जिसने छोड़ा है वो ले लेगा, और Na सॉलिड में, मतलब कि सॉलिड मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर एक क्या रॉड बन जाए, नहीं, यहां पर ये डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास आंसर है, एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड पर क्या होगा, सर Na जो है वो डिपॉजिट होते जाएगा। तो सॉल्यूशन कौन से pH का बनेगा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, यहां क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, अभी कुछ नहीं बचेगा, क्लियर। अब तो ये कहानी हो गई जब ये सब अकेले प्रेजेंट है, सिर्फ NaCl है, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं केस नंबर 1, केस नंबर 1 हो गया ये हमारा। अब अगर NaCl के साथ एक और चीज प्रेजेंट हो, मान लो अभी तो अपन क्या ले रहे थे, मोल्टन NaCl था ना, अब मैंने ले लिया केस नंबर 2, केस नंबर 2, यहां पर मैंने क्या लिया है, NaCl एक्वस, NaCl एक्वस, और जहां पर भी वर्ड आ जाए एक्वस, एक्वस को आप क्या समझेंगे, H2O समझेंगे, सर इतना पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मतलब अब NaCl के साथ एक और चीज प्रेजेंट है जिसका नाम होता है पानी, और पानी टूटता है H+ और OH- के अंदर, ठीक है सर। लेकिन अब आपको दिक्कत आना चालू हो रही है। अब मैंने आपसे पूछा कि एट एनोड पर क्या होगा, एट एनोड पर क्या होगा, जिसने मेरा पिछला कॉन्सेप्ट अराउंड देखा है वो बता देगा। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ये पॉजिटिव भी लिख लेते हैं। अब दो चीज आपके पास प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव पे कौन आएगा, बिल्कुल सही आंसर है नेगेटिव वाला आएगा, लेकिन नेगेटिव में एक हमारे पास Cl भी है
माइनस और OH माइनस भी है। क्या करें, क्या करें, बताओ अब क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, कौन सा जाएगा, माइग्रेशन किसका जल्दी से होगा। याद करो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इधर भी कल ओही नाटक सी, नाटक सी, याद आ गया, आ गया ना। तो सबसे पहले कौन जाएगा आपका, SO4 NO3 SOH, मतलब OH जाएगा, Cl जाएगा या फिर ये जाएगा, बताओ। तो सबसे पहले आपका आयोडीन जाएगा, ब्रोमीन जाएगा, क्लोरीन जाएगा, OH जाएगा, NO3 जाएगा और फिर आपका SO4 जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये वाला ट्रिक है, ये इस तरीके से जाता है, सबसे पहले ये जाता है। ठीक है, ऐसे जाके डिक्रीज हो रहा है ये। तो अब आपको पता है O ही जाएगा या कल जाएगा, कल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो Cl जो है वापस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, हाफ Cl2 गैस निकाल देगा यहां से, और साथ ही साथ क्या होगा यहां पर, अब देखो ये अपना निकल जाएगा वापस से इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ठीक है। चलिए एट कैथोड की बात करेंगे। एट कैथोड, एट कैथोड क्या होता है, यहां पर रिडक्शन होता है। एट कैथोड पर रिडक्शन होता है, चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। कौन जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव में क्या क्या है हमारे पास, एक H+ है और एक Na+ है। सबसे तेज कौन भागता है सर, ये भागता है, कौन बताओ, कौन भागता है, आंसर जल्दी से दे दो, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। H+ भागता है और इसमें क्लोरीन भागता है। H+ जैसे ही भागेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, इधर आ जाओ इलेक्ट्रॉन, मैं आपके साथ मिलके H2 बना दूंगा। क्लियर है। अब देखो ये बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना बहुत इजी है, या फिर यहां पे हाफ लगा दो, यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन कर दो। क्लियर है। तो आंसर बताओ, कैथोड पे क्या निकला, एनोड पे क्या निकला। ठीक है, जैसे ही मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा चेंज हुआ, क्लोरीन तो आपकी सेम ही है, एनोड पर क्या हो रहा है, क्लोरीन निकल रही है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट लिख दूं, प्रोडक्ट लिख देता हूं अभी हाल, मेन प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहा हूं। और कैथोड पर क्या हो रहा है, H2 गैस रिलीज हो रही है, H2 गैस रिलीज हो रही है। क्लियर हो गया ना, बस ये कहानी है, ये कहानी है। ठीक है ना। चलिए तो ये तो आप जल्दी से लिखो, फिर एक और जो क्वेश्चन है जो आया हुआ है वो मैं आपको बताता हूं इसके अंदर। और कुछ रह गया, नहीं रह गया है। ठीक है, क्लियर, चलो लिखो इसको। चलो अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जब H2SO4 का मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो प्रोडक्ट बताओ कहां पर, एक एनोड के ऊपर और एक कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर आपको बताने थे प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स मतलब कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, उससे मेरा मतलब है। ठीक है ना। तो बताओ H2SO4 टूटता कैसे है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से तो। और ये किसके अंदर है, डाइल्यूटेड है, मतलब पानी के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, यहां पर कहानी क्या हो गई, एक तो H2SO4 खुद प्रेजेंट है और दूसरा पानी पानी है। ठीक है, पानी तो हम सबको पता है टूटता है H+ और OH- के अंदर। ठीक है, और जब H2SO4 को अब बताओ कैसे टूटता है। हाँ देखो आ जाओ, H2SO4 को तोड़ना आ जाना चाहिए। 2H+ के अंदर प्लस SO4 2- के अंदर। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, एक बार H+ निकलता है, एक बार फिर HSO4- भी होता है। ठीक है, लेकिन अपन ने टोटल इसको ऐसा मान लिया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से इसको थोड़ा अच्छे से वे में लिख लेंगे तो H2SO4 जो है वो कुछ इस तरीके से टूटता है। ये वाला एरो मिटा लेना। ठीक है, चलो मैं ही मिटा दूंगा अभी। अब अपन ने ये देखा पानी भी तो टूट रहा है, पानी टूट गया था हमारा OH- में और प्लस H+ में। ओके सर, फिर से वही कहानी, एनोड और कैथोड की जुबानी, एनोड और ये रहा आपका कैथोड। अब सबको मेरे ख्याल से तो पता है, यहां पर होगा रेड, यहां पर होगा ऑक्स। ठीक है, मतलब कि यहां पर होगा पॉजिटिव चार्ज, यहां होगा नेगेटिव चार्ज। अब आगे जो मैं पूछने वाला हूं वो आप सबको पता है क्या, जल्दी से मुझे ये बता दो कि एट एनोड क्या होगा।
और एट कैथोड क्या मिलने वाला है? जल्दी जल्दी थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ। ठीक है सर, एनोड पर होता है पॉजिटिव, मतलब दो चीजें जाएंगी, या तो SO4 माइनस जाएगा या तो OH माइनस जाएगा। मैं कहूंगा ओके, सही आंसर है। और कैथोड पर सर क्योंकि होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए या तो H प्लस जाएगा या तो एक ही तो है H प्लस है या फिर H प्लस है। ऐसी दो कहानी है बस, ये H प्लस ये H प्लस, क्या ही जाएगा, दोनों तो एक ही है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही तो है। चलो ठीक है सर, इसको छोड़ो। तो मैंने पूछा, आंसर अभी भी नहीं दिया तुमने, कौन सा जाएगा? फिर से वहीं पे पहुंच जाओगे, कहां पे? इधर भी कल ओ ही नाटक सी, ओ पहले आ रहा है और सी बाद में आ रहा है, मतलब कि सबसे पहले कौन जाएगा? सर जाएगा OH माइनस। ठीक सर, OH माइनस जाएगा तो जाएगा, बनता क्या है? देखो यहां पर जब OH माइनस जाता है, ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है, तो यहां पर आपको मिलता है पानी प्लस O2 मेन मिलता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। बैलेंस नहीं है रिएक्शन, मुझको पता है ये बात, ठीक है, फिर भी बता रहा हूं। यहां पे क्या होता है, 4 OH होंगे, 2 बार पानी निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 बार आपका जो ऑक्सीजन है वो निकलता है। लेकिन ध्यान से सुनना अच्छे से बात, मेन OH माइनस जब क्या होता है, इस पे जाएगा एनोड के ऊपर, पानी जो है ना वो इसके अंदर ही रह जाता है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे है? सिर्फ O2 से, जो गैस वहां से निकल रही है, इससे मतलब है। ठीक है, तो इसको जल्दी से ऐसे मार्क कर लेना, ऐसे, ठीक है, ज्यादा डार्क हो जाएगा इसलिए, फिर भी आप समझ गए ना ये क्या है, O2 है, ये O2 है। ठीक है, तो ये हमारा मेन है। आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि H2SO4 में क्या हो रहा है एनोड पर, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन गैस जो है निकल रही है, यहां से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, कैथोड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां से H प्लस गैस मतलब H2 गैस रिलीज हो रही होगी। H2SO4 क्योंकि किंग है एसिड का, तो मुझे एक चीज याद आई, इसमें बताओ, जब अपन ने NaCl को तोड़ा था एक्वस के साथ, तो मीडियम कौन सा बचा, सॉल्यूशन किस pH का बचा? आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 आ गया होगा, बिल्कुल। देखो यहां पर Na बचा रहा था नीचे क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहा था, और यहां पर आपका Cl जा रहा था, OH नहीं जा रहा था। कौन कौन बच गए? Na और OH बच गए। तो याद रखना, जब ये रिएक्शन होती है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो एक्वस NaCl का, तो जो आपका सॉल्यूशन बचता है वो बेसिक बचता है। pH अगर आपसे pH की टर्म में किसी ने पूछ लिया तो क्या देना? pH ज्यादा होता है 7 से, ऐसे। क्लियर है? ठीक है, तो ये कहानी थी आपके इलेक्ट्रोलाइसिस की, और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूं। अगर आपको ये याद है, ठीक है, और तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जरा थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो देख के आ जाओ, कॉन्सेप्ट एड ऑन। उसमें मैंने आपको यहाँ पे तो सिर्फ एनायन का बताया है, वहां पे कैटायन का भी बताया था कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। क्लियर है? चलो फिर आगे चलेंगे अपन, क्योंकि मुझे पता है कई लोग बहुत आलसी हैं, पीछे जाएंगे नहीं। तो ये रहा, देखो मैंने ऐसे समझाया था, ठीक है। इसका कैटायन का ये था कि खाली कैट ना मांगो आलसियों, जिनको फिक्र है कुत्ते की आगे आओ। ठीक है, तो ये तरीके से बताया था। एक वही था अपना, कौन सा? ये वाला, इधर भी कल ओ ही नाटक सी, ये वाला मैंने आपको समझाया था, बाकी का पीछे है। अब देखो आगे चलते हैं अपन फैराडेज लॉ पे। ठीक है, फैराडेज लॉ। चलिए पहला वाला लॉ को समझेंगे, बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूले से। क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ऑकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलना चाह रहा है समझते हैं, आ जाओ। अगर मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक लगाया हुआ है इलेक्ट्रोड, ठीक, ये क्या कह रहा है? जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, उतना ही लगभग वेट भी क्या होगा, उसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएगा, उतना ही वेट निकलते जाएगा। यही बोल रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कम वोल्टेज अगर आपका आ रहा है तो पंखा भी धीमे चलता है, अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो पंखा भी तेज चलता है। ठीक है, तो सेम यही चीज है। अगर आपका करंट ज्यादा आ रहा है,
ठीक है, करंट अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा चीजें डिपॉजिट होंगी, अगर कम आ रहा है तो कम डिपॉजिट होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। ठीक है, और करंट को अपन क्या बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हो, आई इंटू टी, ये बोलते हैं ना। तो इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे वैसे। तो W क्या है, ये है हमारा अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ऑकर एट एनी इलेक्ट्रोड। ठीक है, किसके टाइम पे, इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ठीक है, तो ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करी है। ठीक है, तो उसके ऊपर ऐसे होता है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो यहां पर W का जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो एक आता है Z इंटू क्यू, QIT ऐसे समझ सकते हो, याद रख सकते हो, क्यूट QIT। तो Q का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, अब आपके लिए जो नई चीज है वो क्या है, वो है आपका Z। वो क्या है, Z। तो ये होता है आपका इक्विवेलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कांस्टेंट लिख सकते हो उसको, इक्विवेलेंट। ठीक है, ये Z होता है। Z होता क्या है, Z होता है, इसको फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू, तो मैं भी लिख देता हूं यहां पे, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे F। सिंपल सी बात है, फैराडे लॉ पढ़ रहे हो तो फैराडे नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ठीक है, F क्या है हमारा, F है हमारा फैराडेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500, पिछले बताया हुआ है 96500। ठीक है, तो देखो आपका क्या बन जाता है ये फॉर्मूला, W इज इक्वल टू Z, ये कहां से आया, I इंटू टी। ठीक है, Q की जगह पर पुट कर दिया, तो W इज इक्वल टू Z क्या हो रहा है हमारा, ध्यान से देखो, Z हो रहा है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे इंटू I इंटू टी। क्लियर, ठीक है ना। तो अब देखो इसको और अच्छे से बना सकते हैं। अगर मैं W डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट करता हूं, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या बचाएगा, I इंटू टी डिवाइड बाय फैराडे। और हम सभी एक और चीज जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास। मोलर मास, अगर एटम का निकाल रहे हो तो एटमिक मास, मॉलिक्यूल का निकाल रहे हो तो मोलर मास। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा अब आपका, नंबर ऑफ, या फिर वैलेंसी लिख सकता हूं मैं, ज्यादातर तो मैं वैलेंसी लिखता हूं, लेकिन आपके लिए लिख देता हूं एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालना रिडॉक्स में मैंने कराया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो W डिवाइड बाय M और डिवाइडेड बाय आपका एन फैक्टर, तो NF लिख रहा हूं, इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाय F फैराडे। क्लियर है। अब सबसे पहले तो एक और चीज, Z होता क्या है, Z होता है जब अगर उसका वेट होता है, ये क्या होता है, वेट, देख रहे हो आप, इक्विवेलेंट वेट, वेट डिवाइड बाय फैराडे। इसका मतलब ये है, वो वेट है ये जब आप 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हो। ठीक है, कब तक, 1 सेकेंड तक, टिल 1 सेकेंड। ठीक है, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो आपका Z होता है। ठीक है, समझ में आ गया। वापस एक बार रिवाइज करा दूंगा, मत जा रहा कंफ्यूज होना। अब देखो एक और चीज, फिर से चैप्टर नंबर 1, मोल इज इक्वल टू क्या होता था सर, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यार देखो ना यार, अच्छे से देखो ये क्या बन गया, तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका N इंटू NF इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाय F। ठीक है, ये होगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, यही होगा N। ओ हो, 1 मिनट, ये ब्लू हो गया है। ठीक है, अपन को अच्छे से हाईलाइट करना है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। N इंटू NF इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन F। ठीक है, अब सबको आपको पता है I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है, F क्या है, फैराडे है, जिसकी वैल्यू 96500 होता है। N क्या है, मोल्स है, मोल्स, और NF क्या है आपका, N फैक्टर, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं वो, और F आपको पता ही है, N फैक्टर को वो पूरा F है। ठीक है, तो ये वाले F और ये वाले F में कंफ्यूज मत हो जाना, ये फैक्टर वाला है, ये फैराडे है। क्लियर है। ठीक है, अब ये बात हो गई
किसकी, जब एक इलेक्ट्रोड की बात हो रही थी, जितना मैं इलेक्ट्रिसिटी का क्या करा रहा था, फ्लो करा रहा था, तो कितना वेट उस पर डिपॉजिट हो रहा था उसकी बात। लेकिन अगर मैंने क्या करूं, इसकी बात करता हूं सेकंड लॉ की। मैंने क्या करा, दो बीकर लिए, ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए। मान के चलता हूं ये मेरा क्या है, CuSO4 है, ये ZnSO4 है, लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने दोनों को करंट से, दोनों को क्या कर दिया, यहां पर एक कनेक्ट कर दिया, दोनों को ही मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं, सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट को मैं पास कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, इस केस में जितना भी आपका वेट होगा, जो W है वो प्रोपोर्शनल होता है Z के। ऐसा फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट कहां से आता है वो मैं आपको अभी समझाता हूं, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Z के। क्यों, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिसिटी है, तो सेम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही नहीं, तो आपका क्या बन जाता है, Z की वैल्यू क्या होती थी, Z इज इक्वल टू होता था इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, W प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे, और फैराडे तो खुद ही एक कांस्टेंट है, खुद ही एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 96500 होती है, ठीक है। इसीलिए इसको नहीं कंसीडर करते हैं, पूरा कांस्टेंट ले लेते, तो ये बन जाएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू EQ1 अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ 2। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब ये कब लगेगा, जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिख जाए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी नहीं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे। लेकिन अगर डिपॉजिट की बात कर ले तो क्या करोगे, पिछला वाला लगाओगे। समझ, आपको थोड़ा सा दिमाग में लग रहा होगा कि कैसे निकालते। देखो, अगर मैंने क्या करा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और Na इसने बना लिया, ठीक है, ये वाला खत्म हो गया सेकंड फेराडे, ये मैं अलग से बता रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कितना फेराडे ऑफ चार्ज लगा, कितना इलेक्ट्रॉन लगा। तो आपको कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और एक मतलब कि एक फराडे दिख रहा है, और एक फराडे मतलब कि 96500 आपको ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब एक फराडे लगा Na प्लस को Na बनाने में, ठीक है, एक फराडे ऑफ चार्ज लगा, और ये कूलम्ब में होती है, 96500 कूलम्ब है वो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये सब कहानियां होती हैं। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे से बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आए हैं ना तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। फर्स्ट लॉ से बहुत पूछा है, नर्स इक्वेशन से बहुत पूछा है। अब अपन बात करते हैं एकदम बेसिक सी, ठीक है। तो अब ये जो आपका समाप्ति हो गई यहाँ पे, ठीक है, अब आपका चालू होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए लिखो इतना। चलिए, आप सभी जानते हैं कि हर जर्नी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल आते हैं, तो सिंपल सी बात है, करंट का जब फ्लो हो रहा है तो उसकी भी जर्नी है, तो उसमें जो खेद आ रहे हैं उसकी बात करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस की। तो देखो, रेजिस्टेंस होता क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये मैथमेटिकली आपके लिए लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं क्या। मैंने क्या करा, ठीक है, यहां से मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर है। जैसे जैसे आपको समझना है, आपके यहाँ पे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बना लो, ऐसे 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 निकला होगा, ऐसे 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 निकला है, ठीक है। अब इसके अंदर है 270 वॉट। ट्रांसफॉर्मर में तो वैसे बहुत ज्यादा वॉट होता है, ठीक है, हाईली डेंजरस लिखा भी रहता है। अब हमारे यहाँ पे जो लगभग करंट आता है 270 240 के करीबन आता है। अब ठीक है, तो क्या हुआ, इसके अंदर तो इतना वेट, इतना वोल्ट है मान के चल रहे हैं, ठीक। और अब इससे कनेक्टेड है कुछ वायर्स, तो वायर्स को मैं ऐसे 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 हाईलाइटर से बना देता हूं, ध्यान से देखना। तो ये सारे के सारे आपके वायर गए हैं, वायर, और ये वायर गए हैं, ठीक। अब क्या, यहां घर है, यहां है आपका घर, ठीक है, ऐसे बनाते थे हम तो बचपन में, ये है आपका घर, ठीक। अब ट्रांसफॉर्मर तो 270 वॉट दे रहा है, लेकिन आपके यहां तक पहुंच पा रहा है 240, ठीक है, 230, ठीक है, या फिर 220, या फिर 210, और अगर और ही कम हो गया तो 170। तो बाकी का करंट कहां गया, बाकी का करंट जो है वो रुक गया। और किसने रोका,
वो जिसने रोका वही है, उसी को बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। खा गया बीच में आपका जो करंट है ना वो चला गया। मतलब क्या हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को या फिर करंट के फ्लो को रुकावट करता है, मतलब रुकता है, रोकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, सी नहीं है उसमें। क्लियर हो गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होगा, जितनी लंबी वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर शॉर्ट वायर है तो हो सकता है कम करंट कम हो, लेकिन लंबा सा वायर है, ठीक है, तो हो सकता है ज्यादा रेजिस्टेंस हो, ज्यादा रेजिस्टेंस हो। याद होगा आपको कि कभी कभी न्यूज आती है कि वायर चोरी हो गए, क्यों, क्योंकि अच्छे वायर थे, वहां पर रेजिस्टेंस कम था। ठीक है, तो वो वायर जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, तो उसमें फायदा होता है। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो आर क्या है हमारा, आर है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, और एल है हमारा लेंथ, एल है हमारा लेंथ। ठीक है, एक और चीज, और जो आपका आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो अब एरिया क्या है हमारा, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस उतना कम। क्लियर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। समझ में आ गया, तो ऐसी चीज है। अब इसको थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट से समझते हैं, ये तो अपनी नॉर्मल सी बात हो गई। ठीक, तो इसको कैसे समझा जाता है कि अगर मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, ऐसे ये होगा इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनके बीच का जो लेंथ है वो क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, सेपरेशन जो है 1 सेंटीमीटर का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो तब जो बीच में जो रेजिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, तब अपन उसको बोलते हैं आर। क्लियर, चलो अब उसको निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू क्या होगी, दोनों को मैं सम अप कर रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही हटाता हूं तो आर इज इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनलिटी का क्या आता है, सिंबल आता है एल, रो, एल अपॉन ए। तो रो क्या है, रो होता क्या, सबसे पहले तो ये लंबा सा पी, इसको बोलते हैं रो, जैसे लिखना हो, ठीक है, रो। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसको ही बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल ए, रो एल ए होता है। क्लियर है, चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है इसकी ओम्स, यूनिट होती है इसकी ओम्स रेजिस्टेंस की, बस इतना ही समझना है आपको। करंट को रोकने वाला कौन, रेजिस्टेंस। क्लियर, चलो आगे आ जाओ। अब बात करते हैं किसकी, इसकी बात कर लेते हैं अपना, ये रो का, रो क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रो होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक काम करो, रो की वैल्यू निकालो, तो क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, 1 अपॉन रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रो इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर। ठीक है, 1 अपॉन आर होगा, तो ये इसका उल्टा हो जाता है, डायरेक्ट रो की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल, आर ए इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसका, टोटली अपोजिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ओम्स, ओम्स सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, ऐसे। ठीक है, ये क्या होती है आपकी, रेजिस्टिविटी होती है, स्पेसिफिक नहीं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो अब अपन चलते हैं आगे, थोड़ा सा अपन समझते हैं कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस देखो, अगर इस रेजिस्टेंस रोक रहा है तो कंडक्टेंस क्या करेगा, नहीं रोकना चाहेगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, कंडक्टेंस। हो जाएगा जी से इसको शो करा जाता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, बस इतना ही है, बाकी का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो हो जाती है ओम इनवर्स, जिसको अपन मोह भी बोल देते हैं, मोए मोए। ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं ऐसा, ये उल्टा इनवर्स, और या फिर सीमन,
जिसको अपन शो करते हैं एस से, ये भी बोल दिया जाता है। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का उल्टा, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज एन अ सेल ऑफ यूनिट कांस्टेंट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टिविटी हो जाएगा। इसको अपन शो किससे करते हैं, इसको शो करते हैं कप्पा से, इसको शो करा जाता है कप्पा से। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो, तो कप्पा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उसका उल्टा, किसका, ये क्या हो जाएगा 1/ρ, ऐसा। क्लियर है, ठीक है। तो याद रखना ये जो है ना, ये 1/r, ये क्या है आपका, देखो ये है आपका, ठीक है, कंडक्टेंस, वरना इसमें फंस जाओ, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप उसका उल्टा करके निकाल सकते हो कि RA/L निकाल सकते हो, ठीक है। इस पे ध्यान मत देना ज़्यादा, है ना, फंस जाओगे। चलो, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, और रो क्या होता है हमारा, RA/L, तो ये कितना हो जाएगा, L/RA इज इक्वल टू कप्पा। इसको K से शो करते हैं, ठीक है। देखो एक चीज, अगर रेजिस्टेंस याद हो गया तो सब हो जाएगा। रेजिस्टेंस से ही आप रो निकाल लोगे, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। उससे ही आपका क्या जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगा, क्योंकि 1/r होता है। और आपका रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी का उल्टा आपका क्या है, कंडक्टिविटी है। तो 1/ρ कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यूनिट की अगर इसकी बात करोगे तो भी बहुत ईजी है भाई, क्योंकि देखो रो क्या था, रो की यूनिट क्या थी अपनी, ओम, सेंटीमीटर, और ये कंडक्टिविटी क्या होती है 1/ρ, तो ये कितना हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को मैं लिख सकता हूं मोए मोए, मतलब मो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं इनवर्स और ये सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको लिख सकता हूं सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सारी की सारी यूनिट है, आप लिख सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। क्लियर हो गया ना, बस तो ये आपको समझना था। अब एक मेन चीज है, वो क्या है, सेल कांस्टेंट। बहुत इजी है वो भी, उसको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है, उसको अपन समझेंगे आगे। आ जाओ समझते हैं अब अपना सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट होता क्यों है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझना है, ठीक है। अब जो सेल कांस्टेंट है ना, इससे अपन क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपका देखो दिमाग लगना, यहां से स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा तर्क दो मुझे कि कैसे निकाल लोगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो इसको शो करा जाता है G* से या फिर सिग्मा से, ठीक है, दो चीज से आप इसको शो कर सकते हो। ये होता क्या है, ये होता है G* इज इक्वल टू रेशियो L/A का। L क्या होता है, L होता है हमारा सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय A, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये रेशियो होता है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ, ठीक। अब ये क्या करना है, देखो इससे अपन क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो पहला दिमाग, अगर मुझे निकालना है और मैं तो दे रहा हूं डीसी सप्लाई, ठीक है, ये आपको किसी भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ऐसा समझाया, ठीक है। डीसी सप्लाई में क्या होता है, सबसे पहली प्रॉब्लम, जैसे ही मैं इसमें देता हूं डीसी सप्लाई, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंपोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन, वो क्या हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। और अगर चेंज हो गया तो मुझे प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगा, पहली चीज, ठीक है। तो ये तो फिर भी सॉल्व हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन है कि आप एसी सप्लाई दो, यहां पर एसी सप्लाई देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। ओके, अब दूसरी चीज, सर आपके दिमाग में जो आया होगा, मैं पानी को किसी भी चीज से कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, मतलब मेरे बोलने का ये है कि मैं सॉल्यूशन को, कनेक्शन की बात, कनेक्टिंग सॉल्यूशन को मैं किसी से वायर लगा के कैसे कर दूं, मुझको ही करंट लग जाएगा, कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी जो सॉल्यूशन आता है, ये मेजर प्रॉब्लम था, इसका जो सॉल्यूशन आता है आपका क्या, कंडक्शन सेल, कंडक्टिंग सेल। ये कैसे दिखता है, तो ध्यान से देखना, बहुत इजी है। अगर मैं एक बीकर ले लूं या फिर एक कंटेनर ले लूं, इसके अंदर मैंने सिर्फ सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, और यहां से मैंने क्या निकाल दी, कुछ
वायर निकालती। ये वायर कौन सी है आपकी? कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो इस पूरे सेटअप को क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग सेल बोलते हैं या फिर कंडक्शन सेल बोलते हैं, ठीक है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा, ठीक है। और मिलेगा कब? इसको आपको कनेक्ट किससे करना पड़ता है? कंडक्टिंग सेल को कनेक्ट करना पड़ता है व्हाइट स्टोन ब्रिज से। व्हाइट स्टोन ब्रिज में क्या होता है सर? अननोन रेजिस्टेंस काउंट हो जाता है, ठीक है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी होती है, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ ये फॉर्मूला है, G स्टार इज इक्वल टू क्या होता है आपका? L अपॉन A, बस इतना याद रखना है। बाकी तो आपसे ये अगर पूछ लिया तो पता होना चाहिए ना, ऐसे कनेक्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा दिखता है? कई लोगों को नहीं पता होगा तो बता देता हूं। एक आपको ऐसा दिखता है, देखो ऐसा, यहां पर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक, यहां पर एक आपका वोल्ट लगा होगा, ऐसे कनेक्ट होगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया और ये एक रेजिस्टेंस हो गया। तो 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ये बस इसको ना इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे? इससे कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पर 3 रेजिस्टेंस तो मुझे नोन है, तो फिर मुझे चौथा भी मिल जाएगा। क्यों? उनका रेशियो होता है, आपने पढ़ा होगा, R1/R4 इज इक्वल टू RC/R2, ठीक है। ये वाला रिलेशन से आपको मिल जाता है। यहां से ऐसे वायर निकले होंगे ऐसे, और यहाँ पे वोल्ट से आपका क्या कनेक्ट होगा? वोल्ट मीटर, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। समझ में आ गया? एक वैल्यू मिल जाएगी, मतलब क्लियर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको एक ही साथ पढ़ना है। क्या क्या? देखो, रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, और आपका सेल कांस्टेंट, तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसको ज़्यादा टाइम मत देना समझने के लिए, ठीक है, क्लियर। चलो, और सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ लेना, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है आपका? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में बस थोड़ा सा फर्क होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं, ये क्या है, ध्यान से देखो। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कवर द होल सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान सुनना, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक इलेक्ट्रोड डाले, मान के चलो ये जो है ये मैंने डाले हुए हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट बहुत मेन है। अगर मैंने इस इलेक्ट्रोड को डाला कैसे है? जब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोड को कवर कर ले। मतलब क्या है? यहां पे बीकर है, इसके अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है, इसके अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन। तो मैंने इलेक्ट्रोड वैसे डाला है कि सारा का सारा जो सॉल्यूशन है उस बीकर में कवर हो जाए, ठीक है। तब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी या फिर सेपरेशन रहेगा वो कितना रहे? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन दोनों का, मतलब अलग, इन दोनों इलेक्ट्रोड का कितना रहना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर से मैं लिख देता हूं यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर जो सेपरेशन होनी चाहिए, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, वो कितनी हो भाई? वो हो आपकी 1 सेंटीमीटर। यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यहां पर 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं, फिर से सुन लो। यहां पर अगर मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, जब सेपरेशन इलेक्ट्रोड का कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कवर कर ले। क्लियर है? ठीक है। इसको डिनोट किससे करा जाता है? देखो, इसको अपन बोलते हैं लैम्डा एम से, और इसका फॉर्मूला होता है के, मतलब कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। ये क्या है आपका? के है आपकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, ठीक है। ओम मीटर इनवर्स, ठीक है, यही होता था ना, ओम इनवर्स, या फिर इसको ही अपन क्या बोल देते थे? मो, या फिर सीमन। यहां पर फिर क्या आता था? सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। चलो, मोल है, और एम क्या है अपना? मोलैरिटी। ये सिर्फ कंडक्टिविटी की मैंने नहीं बताई है यूनिट, ठीक है, याद रखना। यहां पे मैंने ओम इनवर्स का बताया कि ये ऐसे ऐसे होता है, और कंडक्टिविटी में आपको सेंटीमीटर तो लेना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है? मोलैरिटी। अब ये 1000 कैसे आया सर? दिमाग में आ रहा होगा, 1000 कहां से आ गया? याद रखो बहुत अच्छे से, मोलैरिटी होता क्या है भैया? मोलैरिटी होता है हमारा मोल्स पर वॉल्यूम,
ठीक है, यहाँ पर मोल्स अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। तो अगर इसको कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 1000 से मुझे ऊपर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर 1000 से आपको इंटू दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, क्लियर है। तो डी सेंटीमीटर नहीं है, देखो डेसी सेंटीमीटर क्यूब नहीं है ये, इसको अपन लीटर लिख सकते हैं, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब को अपन लीटर नहीं लिख सकते, याद रखना। ये 1000 ऐसा होता है, 1 लीटर बराबर नहीं होता। अगर ये 1000 है तब जाके 1 लीटर होता है, ठीक है ना। वो 10⁻³ लीटर पहुंचेगा ये, ठीक है ना। इतना बस थोड़ा सा बेसिक सा याद रखना। चलो अब इतना तो समझ में आ गया सर, ठीक है। ये क्या होगा आपका मोल लीटर इनवर्स, ये वाला अपन ने जो कन्वर्ट कर चुके हैं। अगर 1000 का इंटू नहीं करा है, मल्टीप्लाई नहीं करा है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम, और अगर कर दिया है तो आप लीटर में लिख सकते हो। तो यहां पर ये क्या है, मोल अपॉन लीटर है ये वाला, इजी, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ऐसे पूछे जाते हैं, ये है किसका, आपका मोलर कंडक्टिविटी। अब एक और चीज जो मैं आपको आगे बताऊंगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ, चलो समझो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, अब सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। यहां पर देखो फिर से सब सेम है, बस एक चीज अलग हो गई। यहां पर अगर मैंने ये बीकर लिया हुआ है, ये बीकर है, ठीक है, फिर से जो आपके इलेक्ट्रोड है उनके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना होगा, फिर से 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसके अंदर अब जो सॉल्यूशन है, याद रखना बहुत अच्छे से, अब जो सॉल्यूशन है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। वहां पर 1 मोलर था, यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो देखो दोनों में फर्क है, एक में ग्राम है, एक में इक्विवेलेंट वो है आपका क्या, मोलर है ना। तो अब क्या है, फिर से जो इलेक्ट्रोड हैं ये सारा का सारा सॉल्यूशन क्या कर ले भाई, कवर कर ले, कब, जब बीकर में डाले जाए, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो आपका, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, क्लियर है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम, कप्पा के इज इक्वल टू क्या है आपकी कंडक्टिविटी, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। यहां पर 1000 है, एन क्या है, नॉर्मेलिटी। अब बस आप लैम्डा एम की जगह पे क्या लिखोगे, EQ, क्योंकि आप क्या बता रहे हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब एक चीज याद रखना बहुत अच्छे से, जहां पर इस यूनिट में अपन लिखेंगे मोल लिखोगे आप, लिखेंगे ना मोल इनवर्स, ठीक है। जहां पर आप इस यूनिट में लिखोगे मोल, यहां पर आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। क्यों, यहां पर क्या है, EQ इनवर्स आएगा, नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, या फिर आपका वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट में ही वैलेंसी आ जाता है, बहुत सही, ठीक है। यहां पर ये होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट आता है, तो आपको EQ माइनस इनवर्स लिखना पड़ता है वहां पर, ठीक है, क्लियर है। अब दोनों में एक समानता है, क्या है सर, अगर मैं क्या करता हूं ना, मैं क्या बढ़ाता हूं, कंसंट्रेशन के साथ खिलवाड़ करता हूं। मैंने क्या करा, कंसंट्रेशन कम कर दिया, इसका मतलब डायरेक्ट ये है कि मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन कर दिया, ओके। मतलब डाइल्यूशन मैंने कर दिया, पानी ज्यादा मिला दिया, कंसंट्रेशन कम हो गया, सिमिलर, सब दोनों चीजें सिमिलर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वहीं पर अगर मैं इन दोनों को हट के बात करता हूं कंडक्टिविटी की, तो जैसे ही मैंने पानी ज्यादा डाला, ठीक है, तो वहां पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहां पर बढ़ती हैं। इसका मुझे कोई रीजन बता दे तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं बताता हूं। कंडक्टिविटी में अपन स्पेसिफिक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करते हैं, है कि नहीं, कि कंडक्टिविटी इतने आपके एरिया के बीच में है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एरिया के बीच में। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसने ये लिखा हुआ है कि सेपरेशन 1 सेंटीमीटर हो, लेकिन सॉल्यूशन तो पूरा का पूरा कवर हो, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि इतना ही एरिया में कंडक्टिविटी दिखनी चाहिए, ना 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 ना, इसमें क्या है, कहीं पे भी डाल दो आप, तो इसके ही कारण यहां पे क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। यहां पर उन्होंने कोई फिक्स नहीं कर दिया है, लेकिन वहां पर फिक्स कर दिया है, ठीक है। यहां पर जो पूरा सॉल्यूशन कवर है, तो कंडक्टिविटी में ज्यादा कोई फर्क नहीं आता है,
क्लियर है ना, मतलब किसकी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, तो डाइल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं, इसका रिलेशन देखते हैं। चलो अब देखो रिलेशन, ठीक है, कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। ये दो फॉर्मूले अपन ने जस्ट अभी देखे हुए हैं, ठीक है, तो इसी के अनुसार अपन को रिलेशन बनाना है। क्लियर है, तो चलो आ जाओ बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं दे देता हूँ क्या, इक्वेशन नंबर 1, और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर ऐसे 2, दूसरा। क्लियर, ये आपको क्या दिख रहा है, इक्विवेलेंट। अब एक चीज याद रखना, देखो ध्यान से, ये जो छोटा लैम्डा है, तो अपन ने छोटा लैम्डा से शो करा है, ठीक है, लेकिन आप ज्यादातर देखोगे तो आपको बड़ा लैम्डा का मिलेगा, डिनोट जो मिलेगा ना वो आपको बड़े लैम्डा से मिलेगा। ऐसा मिलेगा देखो कि मोलर कंडक्टिविटी बड़े लैम्डा m और मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बड़े लैम्डा से और इक्विवेलेंट। अब छोटा क्यों नहीं लिखते सर, अब वो बात ये है कि छोटे को अपन आयन से शो कर देते हैं। अगर छोटा वाला शो करना है मुझे तो मैं इसमें बता देता हूं कि ये आयंस का डिसोसिएशन हो गया है। आयंस की कंडक्टिविटी को अपन लैम्डा से शो करते हैं, जो कि आपको कोलोलॉश लॉ में देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो अब उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर आपको बड़ा लैम्डा मिल रहा है या छोटा लैम्डा मिल रहा है, ठीक है। अगर आप उसको स्पेसिफाई कर दोगे कि ये मोलर कंडक्टिविटी को मैं शो करना चाह रहा हूँ तो वो कंसिडर करेगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता दी हूँ ये चीज़। चलो अब आ जाओ, तो इक्वेशन नंबर 1 अपन ने इसको लिया था, इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको लिया था। अब देखो सारा का सारा पीछे का जो चीज़ है ना आपका यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैंने इक्विवेलेंट को डिवाइड करा हुआ है आपके मोलर कंडक्टिविटी से, ठीक है, देखो इस बार मैंने कैपिटल लिया हुआ है, ठीक है, वरना कई लोग बोलेंगे कि सर उसमें तो कैपिटल है, इसमें आपने स्मॉल लिया, इसलिए, ठीक है। चलो तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो आपको लैम्डा ई क्यू डिवाइड बाय लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। अब क्योंकि ये डिवाइड में है, मुझे मल्टीप्लाई में करना हुआ है, तो चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मोलरिटी डिवाइड बाय कप्पा इंटू 10⁻³। क्लियर, ठीक है, तो कप्पा से कप्पा गया, 10⁻³ से 10⁻³ गया। क्लियर, तो बच क्या गया, देखो ये बचा आपके पास लैम्डा ई क्यू डिवाइड बाय लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर किसी को डायरेक्ट रिलेशन पता हो, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन पता हो कि मोलरिटी डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी n फैक्टर होता है, ठीक है, तो वो सीधा इधर लगा ले। और अगर जिसको नहीं पता है तो फिर मैं हूं, ठीक है, मैं आपको आगे करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखो अगर जिसको डायरेक्ट पता है तो यहां पे सीधे लिख सकता है कि लैम्डा ई क्यू डिवाइड बाय लैम्डा एम इज इक्वल टू कुछ नहीं होता आपका, वो होता है n फैक्टर, ठीक है। इसको अपन अभी प्रूफ भी कर देंगे, डायरेक्ट यहां पे रुक सकता है वो, फिर आगे बढ़ सकता है वीडियो में। क्लियर, तो देखो अब यहां पे क्या होगा, मोलरिटी डिवाइड बाय क्या है आपका, नॉर्मेलिटी है, ओके, है ना। तो अब ये बताओ मोलरिटी क्या होता है भाई, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में सिमिलर चीज क्या है, चलो बताता हूं। मोलरिटी होता है आपका गिवन मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है आपका मोलरिटी। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, वो भी एक सेम चीज होती है, मगर वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल कर सकता हूं मैं, देखो तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम अपॉन इक्यू। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, क्या बच गया, वो आपका बच गया मोल्स, आपका बच गया मोल्स डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट वाट नहीं, वो इक्विवेलेंट वेट है टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चल रहा है वो, यहां पे याद रखना। अब देखो मोल्स और इक्विवेलेंट मास में क्या सिमिलर चीज है, मोल्स क्या होता है आपका, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, यही होता है। अब ये क्या होता है आपका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वो भी तो सेम ही चीज होता है, वो होता है आपका गिवन मास, गिवन वेट डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से सुनना, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय मोलरिटी, यही होता है ना, ठीक है। तो वही अपन यहां पे पुट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बच गया आपके पास, गिवन मास, गिवन वेट, ऐसे,
सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलो अब इसका क्या हो जाएगा, गिवन वेट से गिवन वेट कैंसिल। अब बचा आपके पास इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मोलर वेट। अब यहां पर एक और चीज सुनो, इन दोनों में भी सिमिलर चीज है। क्या सिमिलर है वो देखो, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है बस, और इसमें कुछ नहीं होता, इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो यहां पे पुट करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा देखो, मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय, यहां पर भी क्या है, ये मोलर मास ही है, मोलर वेट ही है ना ये, इनटू यहां पे क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, एन फैक्टर और एन ट्रैक्टर, तो ये दोनों कैंसिल, बच गया 1 अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो जरा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बचेगा आपका 1 अपॉन एन फैक्टर, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट वेट में आपको इंटू करना पड़ेगा एन फैक्टर का, और फिर आपके पास ये बचेगा, क्लियर है। तो यहां पर 1 अपॉन लगाएंगे, तो ये जो रिलेशन है आपको ये याद रखना है, ये वाला जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ रिलेशन था, क्लियर है, समझ गए। अब अपन इसके आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फर्क आता है रियल में, ठीक है, और फिर उससे ही पढ़ेंगे अपन रिलेटेड खोलरॉश लॉ, क्लियर। चलो चलिए, तो अपन ने यहाँ पर कुछ रिलेशन देखे, कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ पर अपन ने सीखा है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी ने नोट्स मेरे साथ बनाए होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगा आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न हुआ फ्री है पर बेस्ट जहाँ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा।